अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 और टॉपिक का नाम है एंजाइम इनहिबिशन। जी, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन जो है वो क्या है कि एंजाइम जो है वो अपने काम करने की रफ्तार को स्टॉप कर देते हैं टेम्परेरीली या परमानेंटली। अब ये एंजाइम काम अपनी खुशी से नहीं करते, या तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने की रफ्तार को या रिएक्शन रेट को मुतासर करते हैं। अब माइंड में आता है कि वो फैक्टर्स जो है वो क्या हो सकते हैं। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, इंटरनल फैक्टर मतलब कि हम ये कहते हैं कि एक सेल है उसमें एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं। वो जगह जहाँ पे सेल काम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रिएक्शन साइट। उस रिएक्शन साइट में कोई एंजाइम जो है अगर काम कर रहे हैं, कैटालाइसिस कर रहे हैं, रिएक्शन के को जो है वो स्पीड अप कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टॉप हो जाते हैं टेम्परेरीली या परमानेंटली। किस वजह से? अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं तो कब जो है वो एंजाइम अपने काम की रफ्तार को जो है वो बंद कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, जब उस सेल के अंदर जिस सेल में एंजाइम काम कर रहा है वो अपने मतलूबा टारगेट को जो है वो जब अचीव कर लेता है एंजाइम, तो उस वक्त एंजाइम जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। मतलूबा टारगेट से क्या मुराद है? जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है एंजाइम सेल के अंदर, वो प्रोडक्ट्स जब मतलूबा मिकदार में पूरे हो जाते हैं तो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। तो इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर ये है कि जब जो प्रोडक्ट्स की जो तादाद है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो वो एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगली बात जो है वो हम ये करने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं परमानेंटली या टेम्परेरीली। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो केमिकल्स आते हैं उसमें साइनाइड है, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें पॉइजन्स हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम को परमानेंटली या टेम्परेरीली जो है वो क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जी बेटा, अब आइए हम आगे पढ़ते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की टाइप्स को पढ़ते हैं। इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज कंपेटिटिव इनहिबिटर्स एंड अदर इज कॉल्ड एज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स वर्ड खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि कंपेटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कंपीट करते हैं किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, कि उस जैसी शक्ल अपना लेते हैं, उस जैसी स्ट्रक्चर और शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ये मेरा एक्चुअल सबस्ट्रेट कौन सा है या इनहिबिटर जो है वो जिससे मैंने बचना है वो कौन सा है। तो एंजाइम गलती कर बैठता है, एंजाइम की एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की बजाय उस इनहिबिटर्स के साथ जो है वो बाइंड कर जाती है। जब वो उसके साथ बाइंड कर देती है तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जी, दैट इज कॉल्ड एज कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये जो इनहिबिटर है जो एक्टिव साइट की जगह पर उसने अपनी पोजीशन संभाल ली है और उसने एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दी है, तो ये रिवर्स भी हो सकती है कि इस इनहिबिटर से जान भी छुड़ाई जा सकती है। कब? जब सेल के अंदर आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन से, तब ये जो इनहिबिटर्स हैं एंजाइम की एक्टिव साइट की जान छोड़ देते हैं, तो वो सबस्ट्रेट जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। कब? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनहिबिटर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए। अगली बात जो है वो हम ये कर रहे हैं बेटा, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, ये वर्ड खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये compete नहीं करते एक्टिव साइट के साथ, ये compete नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ, ना ये सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर अपनाते हैं ना उस तरह की शेप अपनाते हैं, बल्कि ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे, वो साइट क्या कहलाती है, एलोस्टेरिक साइट, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट, उस साइट पे ये इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं और जो एंजाइम की एक्चुअल शेप होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, उसको चेंज कर देते हैं।
जब एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो वो अपने एक्चुअल सबस्ट्रेट को जिसके साथ उसने बाइंड करना है और उससे प्रोडक्ट बनाना है वो नहीं कर सकता, वो बाइंड नहीं कर सकता। जब वो बाइंड नहीं कर सकता तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता। तो इसलिए दैट इनहिबिटर इज कॉल्ड एज नॉन कंपैटिबल। जी डियर स्टूडेंट, एंजाइम इनहिबिशन जो है वो हम पढ़ रहे थे। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, यानी कि इसमें एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है परमानेंटली या टेम्परेरीली। ऐसा प्रोसेस जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली या टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है, किसकी वजह से? केमिकल्स की वजह से। वो केमिकल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? रिएक्शन साइट में। रिएक्शन साइट से क्या मुराद है? वो जगह जहाँ पे एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो रिएक्शन साइट है। उस रिएक्शन साइट पे कुछ ऐसे केमिकल्स या तो वो मौजूद होते हैं सिर्फ, या वो डायरेक्टली इंटरफेरेंस करते हैं किसकी? एंजाइम एक्टिविटी के साथ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। और नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं बेटा, इनहिबिटर्स क्या है? इनहिबिटर्स वो केमिकल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है बेटा वो क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। वो केमिकल्स एक्चुअली हैं क्या, वो आपको बेटा बता देते हैं। वो ड्रग्स हो सकती हैं, वो एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, फिर वो पॉइजन हो सकते हैं बेटा, वो जो है वो साइनाइड हो सकते हैं। ये क्या है? वो केमिकल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्परेरी या परमानेंटली स्टॉप करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स जो है वो इंटरनल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे हैं उसको, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसको इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं? अगर सेल के उस रिएक्शन साइट के अंदर, रिएक्शन साइट में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स की हम उसको बोल देते हैं कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, या वो हमें अचीव हो जाए, एट दैट टाइम एंजाइम इनहिबिशन जो है वो क्या हो जाती है बेटा? स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एंजाइम काम करना स्टॉप हो जाते हैं जब रिएक्शन साइट में हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो पूरी हो जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो आते हैं बेटा वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो है बेटा पॉइजन, देन साइनाइड, उसके बाद एंटीबायोटिक्स, फिर उसके बाद क्या है बेटा? दैट दीज आर द ड्रग्स। ये क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। जी, इनहिबिटर की जो है वो बेटा दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, सेकंड वन इज कॉल्ड एज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। जी, कंपेटिटिव इनहिबिटर जो है वो क्या होते हैं? आइए बेटा हम पहले एंजाइम की जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर को डिस्क्राइब करने के लिए, कि ये जो है बेटा एंजाइम है, ये एंजाइम है, और फिर उसके बाद ये वाली जो जगह है इसकी, इस जगह को हम बोलेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट बेटा। ये जगह जो है दैट इज कॉल्ड एज, इस जगह को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वही एक्चुअली अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, उसके साथ बाइंड करती है और कैटालाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवा के प्रोडक्ट बना देती है। अब ये है कि इस एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है बेटा वो ये है। ये क्या है? सबस्ट्रेट है जो इस एंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन होता क्या है कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में, ये इनहिबिटर्स किस तरह की शेप अपनाते हैं? इसी सबस्ट्रेट की तरह की शेप अपना लेते हैं, इसी तरह की स्ट्रक्चर अपना लेते हैं। मैं इसकी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ बेटा, कि ये जो है दैट इज इनहिबिटर। अब एक्चुअल सबस्ट्रेट ये है जिसने एंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट बनाने, लेकिन ये इनहिबिटर जिसकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती है, वो आके क्या करता है बेटा? बाइंड कर जाता है एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम। अब ये एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा बेटा।
जब ये एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकेंगे, इसने आके वो एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो दैट इनहिबिटर इज कॉल्ड एज कंपेटिटिव। अब नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल देते हैं बेटा आपको, हम ये कहते हैं कि ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है। अब कुछ इनहिबिटर जो है वो क्या करते हैं, इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करते, एंजाइम की एक्टिव साइट की बजाय अदर साइड पर जो है वो बाइंड करते हैं, दैट साइट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। और फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इनहिबिटर है, इस एंजाइम के जो ऊपर जो काम करेगा, और ये इसकी जो है वो एक्चुअल सबस्ट्रेट है बेटा। ये सबस्ट्रेट है। अब होगा क्या, ये इनहिबिटर एंजाइम की इस साइड के ऊपर आके बाइंड करेगा, दैट साइड इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइड। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो ये जो एंजाइम की एक्टिव साइड है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, इसकी शेप को क्या कर देगा बेटा, चेंज कर देगा बेटा। अब जैसे एंजाइम की शेप चेंज हो गई तो ये एंजाइम अपने ही एक्चुअल सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा, और जो है वो रिएक्शन नहीं प्रोसीड करवाएगा और ना ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये इनहिबिटर जो है वो दैट इज कॉल्ड नॉन कंपेटिटिव। नॉन कंपेटिटिव इसलिए इसको कहते हैं कि ये कंपीट नहीं करता सबस्ट्रेट के साथ, उसको जो है वो उसकी शेप नहीं अपनाता और उस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो नहीं अपनाता, दैट इज कॉल्ड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। कंपेटिटिव इनहिबिटर जो है वो इनहिबिटर वो होता है जो अपने सब एंजाइम के एक्चुअल सबस्ट्रेट की जो शेप है और स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट कर लेता है और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की जो इनहिबिटर्स हैं इनको रिमूव किया जा सकता है, ये कंपेटिटिव इनहिबिटर्स को इस एंजाइम की एक्टिव साइट से रिमूव किया जा सकता है, कब, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए इनहिबिटर की कंसंट्रेशन से बेटा। इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, जब आपके सबस्ट्रेट की एक्चुअल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, किससे बेटा, इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन से बेटा।